स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स दैट मींस काइनेटिक्स इन केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए केमिस्ट को 3 थिंग्स जरूरी होती हैं। फर्स्ट, द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब जो हम केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं है, वो हमें किससे पता चलेगा? थर्मोडायनेमिक्स से। सेकेंड थिंग, एक्सटेंट ऑफ रिएक्टेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो कितनी अमाउंट में रिएक्ट कर रहा है, मतलब कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है या थोड़ा सा, ये हमें किससे पता चलेगा? इक्विलिब्रियम से। एंड थर्ड वन इज कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो या फिर जो प्रोडक्ट रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, तो वो हमें किससे पता चलेगा? केमिकल काइनेटिक्स से। तो इसीलिए हमें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को पढ़ना जरूरी होता है। नाउ अब हम क्या देखेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। देन व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? The branch of physical chemistry which deals with the rate of reaction, the factors affecting the rate of reaction and the mechanism of the reaction. तो I hope कि आपको chemical kinetics की definition clear हो गई होगी। अब हम chemical kinetics के first topic के बारे में discuss करते हैं। First topic, the rate of chemical reaction। अब rate क्या होती है? जैसा कि आपने physics में देखा होगा कि एक vehicle किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है, वो क्या होती है? उस व्हीकल की रेट। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो फिर जो केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो क्या हो जाएगी? उस केमिकल रिएक्शन की रेट। तो फिर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नाउन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर है कि कंसंट्रेशन, जो हमारा रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में, वो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में समझने के लिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पे इक्वेशन शो हो रही होगी कि जो A है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? B में। यहाँ पे हमारा A क्या है? रिएक्टेंट, और B क्या है? हमारा प्रोडक्ट। तो जो t इक्वल्स टू 0, मतलब जब हम इनिशियल में लेंगे तो जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को हमने क्या माना है? A नॉट, और B की कंसंट्रेशन इनिशियल में तो है नहीं, क्योंकि इनिशियल में हमारे पास किसी भी रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो बाद में बनता है। t इक्वल्स टू t पे हमारी जो B है वो कितना कंज्यूम हुआ? हमने माना कि x, मतलब कि जो B है वो कितना बना, वो कितना बनेगा? x। तो फिर अब जितना B बनेगा उतना ही तो A कंज्यूम होगा। तो जो A की कंसंट्रेशन है उसको हमने माना AT, और AT किसके बराबर हो जाएगा? A नॉट माइनस x। अब हम क्या निकालेंगे? अब हमें तो क्या निकालना था? रेट। तो सबसे फर्स्ट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ A दैट मींस रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम टेकन, दैट मींस रेट ऑफ A इक्वल्स टू डेल A अपॉन डेल T। जब हम इसको इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तब इक्वल्स टू AT माइनस A नॉट अपॉन T माइनस 0। अब AT हमारा क्या था? A नॉट माइनस x। तो फिर जब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तब A नॉट माइनस x माइनस A नॉट अपॉन T माइनस 0, इससे हमारी इक्वेशन क्या निकल के आएगी? माइनस x अपॉन T। वैसे ही सिमिलरली जब हम B की रिएक्शन, जो इक्वेशन है रेट की, उसको सॉल्व करेंगे तब रेट ऑफ B दैट मींस रेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू change in the concentration of B upon time taken equals to BT upon T equals to BT को हमने क्या लेट किया था? x। तो फिर हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी? x upon T। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हमने रिएक्टेंट की रेट निकाली थी वो क्या आई थी? हमारी नेगेटिव, और जब हमने प्रोडक्ट की रेट निकाली थी वो हमारी क्या आई थी? पॉजिटिव। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव आने का मीनिंग ये है कि जो नेगेटिव दैट मींस कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल से लेके फाइनल तक क्या हो रही है? डिक्रीज। और जो रेट ऑफ B दैट मींस जो प्रोडक्ट है वो हमारा इनिशियल से बाद में फाइनल तक क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो जैसा हमने अभी इक्वेशंस जो सॉल्व की थी रेट के लिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, उससे दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। फर्स्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, and rate of appearance of product equals to increase in concentration of product upon time taken। अब आपके
ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि जो रिएक्टेंट वो क्या हो रहा है, इनिशियल में क्या था, सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट था तो उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल में क्या थी, मैक्सिमम, और फिर ग्राफ जब रिएक्टेंट का जो ग्राफ है वो कर्व कैसे आ रहा है, नीचे डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड आके फिर बाद में क्या हो रहा है, कांस्टेंट। और जो प्रोडक्ट का ग्राफ है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से। जीरो से क्यों, क्योंकि इनिशियल में हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ क्या था, रिएक्टेंट। तो जो वो प्रोडक्ट का जो कर्व है वो जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम तक, और मैक्सिमम पे जाके वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या है कि जो हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शंस है वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है, वो 99.9% कंप्लीट होके फिर वो क्या हो जाती है, या तो किसी इक्विलिब्रियम को गेन कर लेती है, या फिर जो उनकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो अब आते हैं हम हमारे सेकंड टॉपिक पे, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट, एवरेज रेट। अब एवरेज रेट, जैसा कि आपको एवरेज पता होगा कि एवरेज में क्या आता है कि कंप्लीट, जो भी हमारे पास जो कंप्लीट, अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस है तो जो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम। अब आपने जब पिछला ग्राफ ऑब्जर्व किया था तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, मतलब कि हमारे पास एक फाइनल वैल्यू नहीं आती है। तो यहाँ पे एवरेज रेट निकालना एक क्या है, मीनिंगलेस टर्म है, मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं है कि आप एवरेज रेट क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। तो फिर अब हम यहाँ पे एवरेज रेट किसकी कैलकुलेट करेंगे, टाइम इंटरवल की। दैट मीन्स हमने एक टाइम दिया t2 और एक टाइम दिया t1। अब हम इस t2 और t1 के टाइम के बीच में ही इस रेट को डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ एवरेज रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नाउन एज एवरेज रेट। अब ये जो एवरेज रेट है ये सिर्फ एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ही डिफाइन होती है, कंप्लीट रिएक्शन के लिए नहीं। तो अब इस एवरेज रेट के रिलेटेड आपको स्क्रीन पे दो ग्राफ शो हो रहे होंगे। एक ग्राफ है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रिलेटेड एंड सेकंड ग्राफ जो है वो आपके हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के रिलेटेड। अब इस ग्राफ को जब आप ऑब्जर्व करोगे तब आपको शो हो रहा होगा कि जो रिएक्टेंट, जो हमने पिछला ग्राफ देखा था उसमें क्या देखा था हमने कि जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियली मैक्सिमम होती है और बाद में क्या होती है, डिक्रीज होते होते वो कांस्टेंट हो जाती है। तो हमने जो इनिशियल कंसंट्रेशन है यहाँ पे क्या शो किया है, C1, नीचे जब आप देखोगे तो वो क्या है, C2। तो जो और जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, T2 एंड T1। तो जो टाइम इंटरवल जो T1 एंड T2 है इसी के बीच हमने वो कंसंट्रेशन ली है C1 C2। इससे एवरेज रेट रिएक्टेंट की क्या आ जाएगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब आप यहाँ पे ध्यान से ग्राफ में ऑब्जर्व करना कि जो C1 जो हमारी कंसंट्रेशन है वो C2 कंसंट्रेशन से क्या है, ग्रेटर देन है, मतलब कि ज्यादा है। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव दैट मीन्स कि जो हमारी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट है उसका जो ग्राफ है आप उसको ऑब्जर्व करो, उसके अंदर जो C1 कंसंट्रेशन है वो क्या आएगी, कम C2 कंसंट्रेशन से। इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। दैट मीन्स जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो क्या हो रही है, इंक्रीज, T2 माइनस T1। इससे हम क्या करेंगे, एवरेज रेट को डिफाइन करेंगे। अब एवरेज रेट रिएक्टेंट के लिए क्या आएगी, नेगेटिव, और प्रोडक्ट के लिए क्या आएगी, पॉजिटिव। तो अब हम आते हैं हमारे सेकेंड रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। अब जो ये इंस्टेंटेनियस रेट है हमने एवरेज रेट किस में निकाली थी, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। लेकिन अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर रेट निकालनी हो तो वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस रेट। दैट मीन्स कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट अ सर्टेन मोमेंट इज नाउन एज द इंस्टेंटेनियस रेट। अब जो ये इंस्टेंटेनियस रेट है हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो हमारा ग्राफ है उसके अंदर जो कर्व है उस कर्व के ऊपर हम क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें रेट कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। उस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो स्लोप हमारी क्या होगी, रेट। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल्स टू dc अपॉन dt। dc क्या है यहाँ पे, एक बहुत ही स्मॉल चेंज कंसंट्रेशन में
और यहाँ पे dt क्या है हमारा स्मॉल चेंज टाइम में। इसका मतलब कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस रेट है वो टाइम के बहुत ही स्मॉल मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कैलकुलेट होती है। आपको जो ये इंस्टेंटेनियस रेट है वो एवरेज रेट से कैसे अलग है कि जो एवरेज रेट है वो एक टाइम इंटरवल में कैलकुलेट होगी और जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो हमारी थर्ड रेट जो है वो क्या है इनिशियल रेट, मतलब कि जो हमारा रिएक्टेंट था इनिशियली जो उसकी कंसंट्रेशन थी वही हमारी क्या होती है इनिशियल रेट, मतलब कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो हमारी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वही हमारी इनिशियल रेट होगी। तो अब हम आते हैं हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं उनकी यूनिट्स के ऊपर। तो फर्स्ट अगर हमारी कंसंट्रेशन चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे वो प्रोडक्ट की हो, अगर वो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में अगर डिफाइन है, मतलब अगर उसकी यूनिट मोल पर लीटर है तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है और वो उनके पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस है तो हमारी जो यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन की वो क्या हो जाएगी atm पर सेकेंड। थैंक यू।